क्वेश्चन का आंसर यही है जो -q/4 ये आंसर है। और क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, मान लो जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ चार्ज q, स्मॉल q is placed at the center of a line joining the two equal charges, ये कैपिटल Q है जबकि यहाँ पे -q है, such that the system is in equilibrium, then the value of Q is, Q की वैल्यू आपको बतानी होती है। तो बड़े ही आसानी से यहाँ पे आप जैसे मान लो अगर मैं स्क्रीन पे आता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ये लाइन जो आपने लिया है ये पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट जो है हमारा B है, ठीक है, और जो मिड पॉइंट है आपकी वो क्या है, वो C है, ऐसा मैंने मान लिया। तो दोनों ही पॉइंट पे यहाँ पे इस दोनों जगह पे आपने चार्ज कितना ले रखा है, ये दोनों ही चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q और B पे भी आपने जो ले रखा है चार्ज वो भी आपका कैपिटल Q चार्ज है, और इस C पॉइंट पे जो आपने चार्ज लिया हुआ ये स्मॉल q है। अब सवाल है यहाँ पे जो दोनों की डिस्टेंस है ये मिड पॉइंट पे ली हुई है, तो आप ये दिखा सकते हैं कि भाई ये डिस्टेंस जो है आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस आपकी ये वाली भी सेम डिस्टेंस रही होगी। मतलब इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि x/2 और x/2 टोटल डिस्टेंस x की रही होगी, तो इसको x/2 और x/2 मैं मान लेता हूँ, और जो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हो दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये x की है। तो सबसे पहले ये चीज़ हमने ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दी है, ये डिस्टेंस x की है। अब सबसे बड़ी बात है क्या कि आपको इक्विलिब्रियम का केस है, इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना पड़ेगा वो देखना है। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज Q, A पे क्या फोर्स लग रहा है Q के कारण, ठीक है, फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज Q, ये कौन सा Q, तो ये स्मॉल q के कारण इस पे फोर्स क्या लग रहा है पहले इसको देखेंगे, ठीक है। ये लगेगा A से C की तरफ, तो A से C की तरफ जो लगेगा A ड्यू टू चार्ज Q, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो FCA, फोर्स मैं जो बोल रहा हूँ फोर्स ऑन चार्ज A ड्यू टू C, जो कि मतलब Q चार्ज है, इस Q के कारण A पे जो लग रहा है, ये क्लियर सी बात है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला है K कैपिटल Q, क्योंकि एक चार्ज आपका कैपिटल Q है, दूसरा चार्ज आपका क्या है वो स्मॉल q का है, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितने की है x/2 का, इसकी स्क्वायरिंग, ये फोर्स हो गया। दूसरा उसी तरह से आप देखोगे जो A पे चार्ज लग रहा है, A पे जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज, इसके कारण, अब इसके कारण आपको देखना है, इसके कारण यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है। अभी पहले वाले में आपने इसके कारण देखा था यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, अब इसके कारण, तो इसमें आप लिखोगे फोर्स AB, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये इसको भी आप लिखोगे K, और फॉर्मूला जो आ जाएगा Q इंटू Q, क्योंकि दोनों चार्ज यहाँ पे इस केस में कैपिटल Q और ये भी कैपिटल Q है, तो Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा BA के डायरेक्शन में, ध्यान देंगे। और ये जो होगा यहाँ पे होगा A से C के डायरेक्शन में, ये दोनों ध्यान रखना है, A से C के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ B से A के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन जो है फोर्स CA FCA प्लस FAB, ये जो आपने निकाला है FAB, इस दोनों का जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि FCA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में FAB, ये हो जाएगा। तो अब इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो ये फॉर्मूला तो वही है, दोनों का अप्लाई करना है। CA का लिए K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस मतलब x/2 का होल स्क्वायर, और दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में K और Q स्क्वायर कर सकते हो आप, Q इंटू Q कैपिटल Q, दोनों सेम चार्ज है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, ये ऐसा आ गया। अब सिर्फ सॉल्व करने का जरूरत है, जब आप सॉल्व करोगे तो देखो K और K तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो K और K कैंसिल हो रहा है, एक Q और एक Q भी जो कैपिटल Q है, एक Q कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 1/4, ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल q इक्वल टू आपके पास बचेगा -q/4, ये आपके पास, आप चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो, तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। तो है ये क्वेश्चन भी, ये भी सिर्फ डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, इनफैक्ट कहा जाए तो ये डायमेंशन ही है। तो डायमेंशन का क्वेश्चन क्या है वो देखो आप, कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड ओरिजिन, और ये इक्वेशन आपके पास v = a√x,
और अपॉन में x प्लस बी दी हुई है, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। द डायमेंशन ऑफ ए बी, मतलब a और b दोनों के प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही। देखो इसमें जब डायमेंशन निकालने की बात आ रही है ना, तो आप एक चीज तो आपने सही बोला यहाँ पे कि डिस्टेंस है, x क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में ही यहाँ पे डिस्टेंस को ऐड किया जाता है, और तो कुछ ऐसा डिफरेंट है नहीं। तो जब डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड किया जाता है तो आपने बोला कि ये b जो है वो l के इक्वल होगा, तो मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूँ। b इक्वल टू मैं x लिख रहा हूँ और x इक्वल टू डायमेंशन के लिए इसको मैं l लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही है ये आपका डिसीजन। तो ये l है, लेकिन अब मान लो यहाँ पे सिर्फ आपके पास x बच गया, चूंकि b भी कांस्टेंट है, x बच गया, तो इसको अगर आप इस तरफ ले आते हो, इसको लिखोगे v इंटू एक्स इक्वल टू a रूट x, और यहाँ से अब आपके लिए a की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, जो a निकालोगे, a और b का हमें प्रोडक्ट ही तो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा निकाल के देख सकते हैं। v पोटेंशियल एनर्जी है, और अब आपने ये तो आपने बता दिया कि a इक्वल टू क्या होना है, तो a इक्वल टू वी रूट एक्स, इतना पे तो आप बिल्कुल आगे, बिल्कुल सही आए। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जो कोई भी एनर्जी हो ना, चाहे वो पोटेंशियल लिखा जाए या काइनेटिक लिखा जाए, एनर्जी है, उसकी डायमेंशन होती है ml/2 एनर्जी हो, जो एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है, इसलिए वर्क डन की डायमेंशन के इक्वल होगी, या टॉर्क बोल सकते हो, टॉर्क के डायमेंशन के इक्वल होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी हो, उसके डायमेंशन के इक्वल होगी, तो ये सब के इक्वल है। इनटू रूट एक्स मतलब l पे पावर कितना हो जाना है, l पे हो जाना है पावर 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा l/3/2 ठीक है, और t पे पावर -2, यही आया होगा आपके भाई। अब a और b का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब सिर्फ l से मल्टीप्लाई ही तो करना है, इतना जो सारा टर्म लिखा है आपने, इसको अगर आप l से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये अगर इसको l से मल्टीप्लाई कर दिया, l to the power 3, l पे पावर 7/2 लिख दूं, क्योंकि ये l पे पावर 1 और l पे पावर 5/2, तो 1 + 5/2 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और t पे पावर -2, तो ये हो गया। तो अब इसमें से ऑप्शन देख लो आप कौन सा सही है, तो ये पहला ऑप्शन सही है ना, ए बी की डायमेंशन निकालनी है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, तो आप देखो यहाँ पे, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन, ये फोर्थ वाला ये सही है आपका। सर 2 सेकंड, क्वेश्चन आपके पास जो दिया हुआ है, अ लाइट रे फॉल्स ऑन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, नीचे आप ग्लास स्लैब देख रहे हो, एज सोन द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास इफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज टू अकर एट द वर्टिकल फेस इज, सारा चीज इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू तो दी भी नहीं है, तो सारा चीज डायग्राम में ही है हमारे पास। डायग्राम में आप देख रहे हो ये 45 डिग्री से इंटर कर रहा है, और यहाँ पे ग्लास से स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या क्या एंगल होगी वो तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, और ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट ए मैंने माना है, यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरफ 45 डिग्री बन रहा है, एंगल ये क्या बना रहा है, 45 बना रहा है, तो 45 बना रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो एंगल बनेगी ना, अगर मैं ये 90 बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट तो ये 45 इधर बनेगा, ठीक है। ये एंगल मान लो, ये एंगल आपके पास जो भी है ये आर एंगल बनेगा, इंसिडेंस एंगल ये हो गया, ये आर एंगल हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। तो रिफ्रैक्टेड अगर इसको मैं आर मान रहा हूँ, इसके दूसरी साइड वाला, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, वो बनेगा आपका 90 - आर का, ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका 90 - आर का। अब ये 90 - आर है, तो ये कितना बनेगा, ऑब्वियस ही बात है, अगर देखोगे इस तरह से ये इस शेप में लगेगा जैसे आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 90 - आर का बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये 90 - आर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट ए, ये जो पॉइंट मैंने ए माना है, इसके लिए मैं साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर के लिए साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आई ये कितना है, आई है, आई एंगल के लिए, आर कितना है, ये आर है आपका, तो यहाँ पे अभी तो आर मुझे पता नहीं है, तो मैं आर इसको अभी लिख देता हूँ, साइन आर। उसी तरह से आप यहाँ पे साइन आर अगर आप निकालोगे तो इस केस में, तो साइन आर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, देखो 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, तो ये 1/√2 ये हो गया, और इसकी
जो वैल्यू है root 2 sin r ये अभी मैं यही रहने देता by हूँ। root 2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मैंने यही रहने दिया। तो ये अभी मैंने सिर्फ साइन आर की वैल्यू यहाँ से आपके लिए निकाल दी है, राइट। अब मैं यहाँ पे दूसरा काम करने वाला हूँ पॉइंट बी के लिए। ये पॉइंट बी यहाँ मैंने इस पॉइंट पे माना है जहाँ पे ये आगे रे आ रही है प्रोसीड करके। तो फॉर पॉइंट बी बात कर लेते हैं। तो फॉर पॉइंट बी, अब बी पॉइंट के लिए अब आपके पास देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये साइन 90 माइनस आर मानना पड़ेगा हमें। तो मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ साइन 90 माइनस आर, दिस वन इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उल्टा करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इतना, और ये जो है यहाँ पे 90 माइनस आर इज अ क्रिटिकल एंगल, इज अ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल है ये। अब ये क्रिटिकल एंगल है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो आपको अब आगे यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो कैसे निकालेंगे, स्टेप वाइज देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टेप्स को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ सामने में। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि कॉस आर कैसे निकाला जाए, तो इसी तरह से निकालते हैं। ए जी, इसको आप क्या लिखोगे 1 अपॉन म्यू, और इस तरह से ये इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ए जी इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसे तो ये पता ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो होगा वो 1 अपॉन कॉस आर का आ जाएगा, ठीक है। कॉस आर का आ गया, और इसको 1 बाय कॉस आर को आप लिख सकते हो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, ये लिख दिया आपने। अब इसको भी आप और भी कर सकते हो, वो क्या, तो देखो एक स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, यहाँ पे ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और 2 साइन की वैल्यू, इनफैक्ट मैं लिख रहा हूँ ये जो साइन की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा ये। तो इसकी स्क्वायरिंग जो होगी तो ये ऑब्वियसली जब स्क्वायर हो गया तो रूट 2 जो है, रूट 2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, और इसकी स्क्वायरिंग सिर्फ अब ऐसे लिखना है और कुछ नहीं करना। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद देखिए अब एक दो स्टेप्स में अब हमारा काम रिजल्ट निकलने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अब आपको कि ए म्यू जी, इसकी स्क्वायरिंग जो है यहाँ से अगर आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखो। दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी स्क्वायरिंग ही हमने की थी यहाँ पे, दिस वन स्क्वायरिंग इसी का किया था मैंने, जो यहाँ से अभी मैं इधर कर रहा हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा किस में आता, ये देख लो ये रूट में आता, ये पूरा का पूरा रूट वाला को इधर करोगे तो ये इस तरफ स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं वो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इस तरफ स्क्वायरिंग कर दी, और इस तरफ सिर्फ आपके पास बच गया 1 माइनस 1 बाय 2 म्यू, यहाँ पे ए और जी इसकी स्क्वायरिंग, और अल्टीमेटली आपके पास जो बच रहा है देखो इसको सॉल्व करके, तो ये बच रहा है म्यू ए जी इसकी स्क्वायरिंग, और दिस वन इसको अब सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम ऊपर आ जाएगा, ए जी इसकी स्क्वायरिंग अपॉन में 2 ए जी इसका स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका। और लास्ट स्टेप्स देखोगे, इतना स्क्वायर माइनस 1, दिस वन इज इक्वल टू 2। तो जो हमें निकालना है वो ये है, ये आपका निकल गया, क्योंकि ये आएगा आपका अंडर रूट, इसको इधर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 जाएगा इधर आ जाएगा, तो 3/2 ये वाली वैल्यू आएगी जो फर्स्ट यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है।
90 माइनस आर इज ए क्रिटिकल एंगल। इसका कहने का मतलब क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब साइन 90 की बात होती है। साइन 90 की वैल्यू कब होती है, वो 1 होती है। तो इतना मतलब समथिंग बाय नीचे जो होना चाहिए था, नीचे साइन 90 होगा, तो वो मैंने लिखा नहीं ये, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और दिस 1 इज इक्वल टू इतना मिलेगा हमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, अ बकेट टाइड एट द एंड ऑफ 1.6 meter long string is reeled in vertical circle with constant speed. What should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill when the bucket is at the highest position? और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें से देखना है हमें। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो कंडीशन होती है ना कि वाटर डज नॉट फॉल डाउन, ऐसा जो कंडीशन होता है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। कहाँ पे, एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल। मान लो आपका बकेट आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आप इस तरह से रील्ड कर रहे हो यहाँ पे, और इसमें बकेट में जो पानी है वो गिरे नहीं, आप इस तरह से इसके अंदर रिवॉल्व करा रहे हो। तो कंडीशन जो होती है यहाँ पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √gr, बस दैट्स इट। ये सॉल्व करोगे, g की वैल्यू आप 10 ले लो, और रेडियस जो दिया हुआ है आपका 1.6 मीटर थ्रेड का जो स्ट्रिंग का दिया हुआ है, तो 1.6 से आप लगा तो 16 आ जाएगा, 16 का 4 आ गया, तो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको ये अगर आप रिवॉल्व कराओगे तो ये नहीं गिरेगा, इसके अंदर जो पानी है ना बकेट के अंदर वो नहीं गिरेगा, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपको कि भाई यहाँ पे नहीं, आपको इस केस में यहाँ पे बताना है कि बकेट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इस केस में, तो √3gr बिल्कुल मिड पॉइंट में, और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है √5gr। हाँ, ऑड नंबर है 1 3 5, ऑड नंबर है, ये चीज सिर्फ ध्यान में रखना है। सारा क्वेश्चन यहाँ पे अगर इस केस का क्वेश्चन होता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शोज द करेक्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस। ये आप जरूर बता सकते हो। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है, चारों में डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, और पहले आप ए देख लो, ये भी पॉजिटिव चार्ज का है बी वाला, सी भी 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए है, और डी ऑप्शन भी 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए 2 पॉजिटिव चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, ठीक है। इसका सी पार्ट ज्यादा सही है, सी पार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, ये होगा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस के कारण 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए जो बनता है। क्योंकि देखिए कोई भी ये सब दिया हुआ है, ये जो पोटेंशियल लाइंस जो दी हुई है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे क्रॉस होती है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। बीच में ये जो लाइन है इसको सेपरेट करता हुआ दिखा रहा है, जो कि ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि लाइन ऐसे जो जैसे हम लोग उसमें करते थे मैग्नेटिक करंट, जब हम लोग निकालते थे जैसे एक लूप दे देते थे, तो वो लूप के थ्रू जब लाइन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो जाता था, वेस्ट निकालने में कि मतलब ऐसा फिर ऐसा फिर एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाती थी, बाद डिस्टेंस ज़्यादा जाता था, तो वो भी तो हो सकता है। नहीं, अभी मैं बता, एनसीईआरटी का जैसे ही आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज, तीनों के लिए हो जाएगा, जिसके बारे में मैं बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज एक्सिक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड इसकी दी हुई है 0.1 मीटर की। व्हेन द पार्टिकल पासेस थ्रू the mean position, its kinetic energy is 8 into 10 power minus 3 joule. Obtain the equation of the motion of this particle if the initial phase of oscillation is 45 degree. और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, चाहो तो मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, सॉल्व करके निकाल सकते हो। जो रिलेशन था, जैसे आपके पास इक्वेशन है, ये याद है कि ओमेगा इक्वल्स टू बी आर था, बट एक बार कंफर्म करो। y इक्वल टू आपके पास क्या होता था, याद है ना, a sin ओमेगा t प्लस 5, ये तो। और वेलोसिटी अगर चाहिए तो आप dy/dt कर देते, याद होगा आपको, वेलोसिटी चाहिए तो। अच्छा हाँ, वेलोसिटी का जो इक्वेशन आता था वो था ये dy/d इक्वल्स टू a इनटू ओमेगा स्क्वायर माइनस x ओमेगा t प्लस 5, ऐसा आता था। और वही dy/dt अगर आप निकालते थे, जो आप शॉर्ट में पूछ रहे थे मेरे से क्या होगा, तो वो मैक्सिमम के कंडीशन के लिए वो होता है ओमेगा इंटू ए। वो तो याद है।
ए पार्ट कैसे का चेक ऑप्शन कर लिया होगा और करते ओमेगा हैं? की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर ली है आपने। फिर ओमेगा हमने मैक्सिमम केस में क्यों लिया इससे? ऑक्सीडेशन जब भी होगा और पार्टिकल मीन पोजीशन से होके पास कर रही होगी ना, तो उस समय वहाँ मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दो कि y1 कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास कितना आ रहा है, ये a है। y1 a प्लस b बनेगा। बिल्कुल सही, a प्लस b बन गया। आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे y2 कितना बन रहा है? y2 बनेगा हमारा a इंटू b का वो बार। ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो y जो आपका बनेगा ना, वो बनेगा a प्लस b, इसको ब्रैकेट में ले हाँ से नहीं, आओ। वो तो हो गया सॉल्व, वो तो सॉल्व हो गया। मैं कह रहा था कि दिक्कत जो आती है हाँ, वो मुझे दिक्कत आती है उसमें करने में। अभी कर लेते हैं। आप देखो ना, आपके सामने कर रहा हूँ मैं। a इंटू a नॉट, इसको मैंने एक कर दिया, ठीक है। और a इंटू a नॉट इंटू b। एक मिनट, अभी प्लस a इंटू बी नॉट, ठीक है, प्लस b इंटू ए नॉट जो भी है, प्लस b इंटू बी नॉट। ये मैं इतना फिर करके पूरा एक दिखा, साथ मल्टीप्लाई नहीं होता? अभी देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आप किसको किसको जीरो कर रहे हो और किसको रहने दे रहे हो वो देख लो। ये a इंटू ए नॉट ये जीरो, b इंटू बी नॉट जीरो। तो अब ये सिर्फ आपके पास ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, दो बच गए। मतलब ए नॉट ए डॉट बी नॉट और प्लस बी डॉट ए नॉट, इतना सा बच गया। और ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन है जॉर का, XOR, जॉर का एक्सप्रेशन है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स P and Q are held perpendicular to the plane of the paper with distance of 5 meter between them. If P and Q carries current 2.5 ampere and 5 ampere respectively in the same direction, है ना, then the magnetic field at a point halfway between the wires is. ऐसे केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आप यूज करोगे ना, B इक्वल टू हाफ वे के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ये जो इनफाइनाइट वायर स्ट्रेट वायर के लिए जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 आई नॉट। चूंकि I1 और I2 लेते हो तो ये 2 आई नॉट R बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ये पहले वायर के लिए हो गया। दूसरे वायर के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा 2I1, और ये भी आ जाएगा R बाय 2। अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है सिर्फ, तो सॉल्व करोगे अगर आप, तो देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और ये R बाय 2 और R बाय 2 यहाँ पे आपने दोनों जगह पे लिया हुआ है, तो ये यहाँ पे लगभग 4 बाय R, I2 बाय, ये एक तरह से I2 है, I2 माइनस I1, ये I2 माइनस I2 है ना। तो I2 आपके पास कितना दिया हुआ है करंट, यहाँ पे I2 5 दिया हुआ था, दूसरा करंट 2.5 दिया हुआ था, और जो रेडियस है, रेडियस आपकी 5 की दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू जो होती है 10 पावर माइनस 7 की होती है ना। तो सर वो चेंज क्यों करनी है, नॉट की वैल्यू तो रखनी है ना, ये आ गया आपके पास। तो 2.5 को हम लोग 5 बाई 2 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट हो जाएगा। बिल्कुल यही सही है, सी पार्ट इसका आंसर है भी। और अगला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, फिर बाकी इसके आगे अगला कर लें।